इस चेहरे को ठीक से पहचानिए। ये तस्वीर चंद्रशेखर सरकार और वाजपेयी सरकार में देश के वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा की है और अब तक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट। कभी बिहार के मुख्यमंत्री रहे प्रमुख समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के बेहद करीबी आईएएस अफसर यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में देश के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। अब यह कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने की बीजेपी में सबसे पहले हिमायत यशवंत सिन्हा ने ही की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिश्ते इतने बिगड़ गए कि यशवंत सिन्हा ने 2018 में बीजेपी ही छोड़ दी। सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा भी मोदी मंत्रिमंडल में टिक नहीं पाए। हालांकि वो अभी भी बीजेपी के लोकसभा सदस्य जरूर हैं और अब यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार। अब यशवंत सिन्हा का ट्वीट भी बहुत कुछ कहता है। सीधे सीधे वो राष्ट्रपति पद की नहीं लेकिन विपक्षी एकता के प्रयास में अपने योगदान की बात कर रहे हैं। मंगलवार को विपक्ष की बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा के नाम को आगे बढ़ाया और इस नाम को विपक्ष के 19 दलों ने समर्थन दिया है। That we have unanimously, I stress the word unanimously, chosen Shri Yashwant Sinha as the common candidate of the opposition parties for the presidential election which will take place on the 18th of July 2022. ये साफ है कि यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी के जरिए ममता ने इस चुनाव के लिए कम से कम विपक्षी पार्टियों को साथ लिया है, कांग्रेस को भी। कांग्रेस भी देखिए राजी हो गई, जबकि ममता के प्रति कांग्रेस का रुख हाल ही तक सावधानियों से भरा था। यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के जबरदस्त आलोचक रहे हैं, जबरदस्त क्रिटिसिज्म किया है। वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी पर तानाशाह होने का आरोप लगा चुके हैं, चाहे जीएसटी की बात हो, नोटबंदी की बात हो, विदेश नीति की बात हो, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर बात हो, सबके बड़े आलोचक रहे हैं। शायद ही हमला बोलने का उन्होंने कोई भी मौका छोड़ा। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी बेहद रोचक हो गई और इस उम्मीदवारी के कई मायने हैं। इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंट पहलू हैं। देखिए, विपक्ष के 19 दलों का सबसे पहले साथ आना और एक उम्मीदवार पर एक आम राय बनाना बिल्कुल आसान नहीं होता, और वो भी तब जब इनमें से कई विपक्षी दल एक दूसरे के खिलाफ कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। मसलन आप देखिए लेफ्ट और ममता का एग्जाम्पल, लेकिन वो दोनों साथ आए बाकी दलों के साथ। कई अहम मुद्दों पर सबकी राय बिल्कुल अलग अलग होती है, उनकी नीतियां, उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजीज अलग अलग है। एक दूसरे के खिलाफ ये विपक्ष के कई नेता बयान देने से भी नहीं चूकते। अब राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने इन मतभेदों को, अपने इन डिफरेंसेस को पीछे रखकर अगर ये दल एक साथ आ गए हैं तो क्या इसे ऑपोजिशन यूनिटी के लिए एक बड़ा कदम माना जा सकता है? क्या विपक्षी दलों को यह समझ तो नहीं आ गया कि अब अगर साथ नहीं आए तो मुमकिन है कि आगे बचना तक मुश्किल हो जाएगा? तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या पूरे ऑपोजिशन को एक साथ आना पड़ा? देखिए, हालात बदल गए हैं, राजनीति भी बदल गई। जैसे कहते हैं ना, देयर आर चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस। एक समय पर देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी क्या अब ये समझ लिया है कि अगर अब साथ नहीं आए, अपने ईगो को नहीं छोड़ा, तो कांग्रेस का अपना अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। देखना यह भी होगा कि ये विपक्षी एकता क्या 2024 तक कायम रह भी पाएगी या नहीं, क्योंकि राह बहुत आसान नहीं होने वाली। ऐसे पहले भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, कई बार फेल हुए हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी और शरद पवार ने विपक्षी एकता कायम करने की पहल तो कर दी है, लेकिन 2024 के लिए क्या विपक्ष एक साथ आ पाएगा? और अगर विपक्ष एक साथ आ पाएगा तो किस चेहरे पर उनकी सहमति बनेगी? फेस ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा? यही सवाल बीजेपी भी बार बार पूछती है। तो देखिए, जिस तरह मैंने कहा
कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, ये एक पार्शियल सक्सेस है कि ऑपोजिशन ने एक साथ 19 दलों ने एक साथ एक जॉइंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की घोषणा की। लेकिन आगे की राह आसान नहीं होने वाली, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। तो हम इस पूरी खबर पर और इसके इम्प्लीकेशंस पर आपको इसी तरह वीडियोस दिखाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।